आपकी सफलता ही आपका परिचय इस दुनिया से करवाती है और एक ऐसी ही सफलता का परिचय आज हम आपसे करवाने जा रहे हैं। वेलकम टू द कैमोमाइल टीवी टॉपर्स एंड इनिशिएटिव बाय अन अकेडमी। मैं हूं इरशाद अली और आज हमारे साथ हैं अपूर्वा यादव। इन्होंने यूपीपीएससी 2016 में 13वीं रैंक हासिल की है। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको ढेर सारी मुबारकबाद देना चाहूँगा थैंक कि यू। आप एक एसडीएम के तौर पर यूपी में पोस्ट की जाएंगी, तो ढेर सारी मुबारकबाद आपको। Thank you. और आप शुरुआत करते हैं, आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड आपके क्या रहे हैं, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, शुरुआत कैसे हुई? जी, मैं यूपी से ही बिलोंग करती हूँ। मेरे पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो ट्रांसफ़र होते रहते थे काफ़ी। तो फिर किसी एक पर्टिकुलर स्कूल का मैं नाम लूँ तो वो तो सही नहीं होगा। काफ़ी सारे स्कूल रहे हैं, स्कूलिंग मेरी काफ़ी जगह-जगह से हुई है। सो मैंने अपना 10th और 12th दोनों यूपी बोर्ड से किया है, तो दैट वाज़ इन हिंदी मीडियम बेसिकली। तो वो करने के बाद फिर मैंने बीटेक किया कंप्यूटर साइंस में। तो उसको करने के बाद फिर मैंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ज्वाइन किया एज सिस्टम इंजीनियर। फिर वहाँ 3 साल जॉब की मैंने। फिर वहाँ जॉब करने के बाद आई लेफ्ट दैट जॉब। आई डिसाइडेड टू परस्यू माई सेल्फ डिसाइडेड गोल, जो बचपन से मैंने सोच रखा था अपने लिए। सो देन आई केम बैक टू दिल्ली टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एंड यूपीपीएससी बोथ। तो आपको अपनी जॉब के दौरान, जब आप टीसीएस में प्लेस्ड ऑलरेडी वर्क कर रहे थे, उस दौरान कुछ ऐसा लगा कि आपको ये प्रिपरेशन सिविल सर्विसेज की तरफ मुझे जाना चाहिए, आपकी दिलचस्पी उस वक्त से आई, या फिर आप कह सकते हैं कि पहले कोई ऐसा इंसिडेंट आपकी लाइफ में रहा हो कि मुझे उसने इंस्पायर किया है, तब मैं जो है एक चेंज मेकर बन सकती हूँ यहाँ? ओके। नहीं, इट वाज नॉट एन इंस्टेंट डिसीजन। जैसे ये ऐसा नहीं था कि टीसीएस में कभी ऐसा कोई मोमेंट आ गया कि नहीं यार मुझे अब छोड़ के जाना है, अच्छी नहीं लग रही है जॉब। बहुत बचपन से ही मैंने डिसाइड कर रखा था। छोटे से ही मम्मी पापा को बोलती थी कि मुझे ये करना है, उसके बारे में क्यूरियोसिटी रहती थी। केबीसी आता था तो वहाँ पे भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने बैठ जाती थी, लगता था कि आईएएस या पीसीएस में भी यही आएगा। सो दैट वाज द थिंग स्टार्टिंग एक्चुअली से। हम देखते हैं जो केबीसी का फॉर्मेट है वो यूपीएससी के क्वेश्चंस इस लेवल के, या हम कह सकते हैं स्टेट पीसीएस, वो सारे क्वेश्चंस उस तरह के हम देखने को मिलते हैं केबीसी में। तो इंटरेस्ट आपको मॉरल सपोर्ट फैमिली से कितना रहा आपकी, कि सिविल सर्विसेज के लिए आपको उन्होंने एक तरीके से मोटिवेट किया, या आप हाँ। सेल्फ मोटिवेटेड थे? नहीं, बिल्कुल घर से काफ़ी फ़र्क पड़ता है डेफिनेटली। एक दैट इज़ योर स्टार्टिंग पॉइंट, जो घर होता है दैट्स योर स्टार्टिंग पॉइंट। तो वहाँ पे मेरे पापा गवर्नमेंट सर्विसेज में थे, और आसपास भी जैसे होता है कि डिस्ट्रिक्ट में एसडीएम या डीएम जो वर्क कर रहे हैं। सो व्हेन आई यूज्ड टू रीड इन न्यूज़पेपर कि इतना अच्छे से वो काम कर रहे हैं, दे कुड एक्चुअली डू समथिंग। तो दैट ऑलवेज मोटिवेटेड मी। सो आई ऑलवेज हैड दिस थिंग इन माइंड। तो ये सारा इन्फ्लुएंशियल फैक्टर तो थे, घर का भी था, बाहर का भी था, थोड़ा सा खुद से भी था। सो दीज ऑल मतलब द एक अलग ही फैक्टर्स। बात होती है अगर एक फैमिली सपोर्ट रहे, उसमें आपकी हेल्प रहे, और डेफिनेटली आपके मेरी फैमिली का तो काफ़ी सपोर्ट रहा था इनफैक्ट आई वुड से, क्योंकि मैंने टीसीएस में आई हैड द अपॉर्चुनिटी कि मैं ऑन साइट भी जा सकती थी। मेरे सारे फ्रेंड्स जा रहे थे उस टाइम पे, तो मैंने उसको छोड़ के मैंने आई केम यहाँ पे। तो एक काफ़ी प्रेशर आ जाता है कि अगर अब ये नहीं किया, इसमें नहीं निकला, क्योंकि इतना टफ कंपटीशन है, तो ये हो जाएगा कि नहीं, इतना सब अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, वो कर सकती थी, वो छोड़ के यहाँ पर आ गई। बट मेरी फैमिली ने मुझे काफ़ी सपोर्ट किया, मेरे मम्मी पापा, एंड दे नेवर आस्क्ड मी अ सिंगल क्वेश्चन। आसपास जैसे मेरा होम टाउन है, मैनपुरी से हूँ, तो वहाँ पे अभी तक किसी बंदी ने या किसी लड़की ने ऐसे एसडीएम नहीं क्लियर किया हुआ है या कुछ। तो उनको कभी कभार कुछ क्वेश्चंस को भी फेस करना पड़ता था कि इतना टाइम हो गया, बेटे की एज भी जा रही है, हमारे यहाँ शादी का भी रहता है कि यू हैव टू गेट मैरिड सून, इतना जल्दी। बट दे नेवर आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, और दे ऑलवेज सपोर्टेड मी। और जैसे इसका रिजल्ट भी शायद 3 साल बाद आया है। सो इट टुक अ लॉट ऑफ पेशेंस ऑन माई साइड एज वेल, और मेरे घर वालों की साइड से भी काफ़ी पेशेंस चाहिए था। नाउ यू आर दी, आप कह सकते हैं कि एक आइडियल की तरह अब आप मैनपुरी में कहीं जाएंगी तो जी। आपकी काफ़ी सारी फॉलोइंग वहाँ से हो जाएगी और इंस्पिरेशन आप बनने वाली हैं वहाँ। तो स्पेशली जो गर्ल्स कैंडिडेट हैं या गर्ल्स एस्पिरेंट्स हैं, आप उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगी? क्या उनको इस फील्ड की तरफ, सिविल सर्विसेज की तरफ आना चाहिए उनको? बिल्कुल आना चाहिए। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो बहुत कमी है वुमेन एडमिनिस्ट्रेटर की, सो आई वुड डेफिनेटली सजेस्ट दैम। इनफैक्ट आपने जैसे बोला कि मोटिवेशन मिलेगा, आई रिसेंटली मेट एक स्कूल में बच्चों से मिली मैं, तो उनमें वहाँ बंदियाँ थी एंड दे वर सो हैप्पी। मतलब आई कुड एक्चुअली सी दोज ड्रीम्स इन देयर आईज कि हाँ मुझे भी बनना है या मुझे भी करना है। सो दैट वाज अ वेरी सेटिस्फाइंग मोमेंट। और बाकी उनको आना तो ज़रूरी चाहिए डेफिनेटली। हमारी 50% पॉपुलेशन वुमेन है, उसमें हमारा एडमिनिस्ट्रेटर में इतना कम उनका रिप्रेजेंटेशन है, तो दे शुड डेफिनेटली कम इनटू इट। एंड जो आपने बताया आपकी जैसे आपने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है कंप्यूटर साइंस में, तो जी, जी। आपके जो मेंस के सब्जेक्ट्स थे वो कौन से रहे थे उसमें? मेंस के सब्जेक्ट मेरे फिलॉसफी और हिस्ट्री थे। तो फिलॉसफी और हिस्ट्री को आपने पहले कभी ये तो टेक्निकल है पूरा आपका जो हाँ, कंप्यूटर साइंस है, राइट, बीटेक राइट। किया है, तो उसमें कोई लेना देना है नहीं इन चीज़ों का, जी, जी, तो वो जी, कैसे जी, आपके जी, टच जी। में आ गए? पहले से आप
जो है प्रिपेयर थे इनके लिए, या पहले से आपको दिलचस्पी थी इन सब्जेक्ट्स की? आई वुड से कि जैसे कंप्यूटर साइंस किया, इंजीनियरिंग करी, तो कह सकते हैं वो एक उस टाइम पे एक होता है ना, हम लोग क्या करते हैं कि हम ट्रेंड के अकॉर्डिंग चले जाते हैं, और कई बार होता है कि हमें मॉनेटरी सिक्योरिटी चाहिए होती है कि इंजीनियरिंग बूम पर है तो जॉब तो मिल ही जाएगी इफ़ नथिंग एल्स। तो इंजीनियरिंग तो उस पर्पज़ से की थी, उसमें ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट्स तो होते नहीं हैं। तो लेकिन जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी तो हिस्ट्री एंड फिलोसफी आई कुड एक्चुअली आई यूज्ड टू लाइक देम अ लॉट। जब एनसीईआरटीज़ भी पढ़ते थे या फिर जैनिज्म बुद्धिज़्म की फिलोसफी भी आती थी, तो आई कुड कनेक्ट टू दीज सब्जेक्ट्स। आई हैव सम स्पिरिचुअलिस्टिक साइड एज वेल। सो मुझे लगता है कि ये फिलोसफीज़ हैं, मुझे काफ़ी एक पीस प्रोवाइड करती हैं। इस एग्ज़ाम में इतना स्ट्रेस होता है, तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए फ़िलोसफी वर्क्स इन अ गुड वे। तो इन सब्जेक्ट्स को आप जो है अपने एस्पिरेंट्स जो आपके फॉलोअर्स हैं उनको आप चाहेंगे कि ये सब्जेक्ट्स वो चुन सकते हैं इन मेंस के लिए? डेफिनेटली और इफ इनकी दे लाइक। तैयारी के लिए आप जो है मतलब क्या सजेस्ट करेंगे इन सब्जेक्ट्स के सिंपली? सब्जेक्ट्स तो बिल्कुल बहुत अच्छे हैं, हिस्ट्री तो बहुत ही अच्छी है, क्योंकि अगर हम आज करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इफ़ वी हैव टू अंडरस्टैंड कोई इवेंट आज क्यों हो रहा है, सो वी हैव टू गो इनटू इट्स हिस्ट्री, क्या है उसकी हिस्ट्री के बारे में। सो हिस्ट्री इज़ अ नाइस सब्जेक्ट, बट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट। कुछ लोग टेक्निकल माइंड के होते हैं, सम पीपल ऑप्ट फॉर मैथ्स एज वेल। तो इट्स टोटली अप टू अ पर्सन, उनका क्या है। मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा ह्यूमैनिटी साइड ज़्यादा है, तो आई वुड से दैट। एंड इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट स्ट्रैटेजी या फिर कि क्या करना है, कैसे करना है, आप इन सब्जेक्ट्स को क्या रिकमेंड कर सकते हैं, इन दोनों सब्जेक्ट को इनके लिए कुछ सजेस्ट कर सकते हैं अगर कोई चाहे इन सब्जेक्ट्स को आगे कन्वे करना? हिस्ट्री और फिलोसफी को जी। लेना? डेफिनेटली हिस्ट्री में तो इनफैक्ट एनसीईआरटीज़ हम काफ़ी ज़्यादा तो हम एनसीईआरटीज़ में ही पढ़ लेते हैं। हमारा आधे से ज़्यादा टास्क एनसीईआरटीज़ पढ़ के ही कंप्लीट हो जाता है, और वो तो सभी को पढ़ना पड़ता है। तो उसमें बस थोड़ा सा एडिशन करना है, कुछ स्टैंडर्ड बुक्स का, स्पेक्ट्रम हो गई है, या फिर इनफैक्ट अगर आपको रेफरेंस बुक्स भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, लेकिन वन हैज़ टू कीप इट मतलब मिनिमम सेट ऑफ बुक्स। We can say that NCERT books are the reference books for the all competitive exams. डेफिनेटली Yeah. डेफिनेटली यस। Okay. और यूपीपीएससी में और जो यूपीएससी है दोनों में डिफरेंस कितने रहे हैं इसमें? आप देखते हैं कि यूपीएससी के जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो यूपीपीसीएस का भी एग्जाम देते हैं, तो डिफरेंस करने में जो है समझ नहीं आता है उनको कि क्या इनमें दोनों में फ़र्क है, क्या सिमिलर हैं, दोनों एक जैसे ही हैं। पैटर्न उनका एग्जाम का पैटर्न किस तरह का है, जो क्वेश्चनिंग करने का जो तरीका है वो किस तरह का, यूपीएससी एंड यूपीपीसीएस? ओके, यूपीपीसीएस में तो आई वुड से कि पहले काफ़ी डिफरेंस था। पहले यूपीएससी और यूपीपीसीएस की स्ट्रैटेजी वर अ लॉट डिफरेंट। उनके लिए पीसीएस के लिए इंटायरली डिफरेंट सेट ऑफ बुक्स चाहिए होता था। जैसे पीसीएस में हमें घटना चक्र पढ़ना होता था, और हिंदी एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, क्योंकि हिंदी के मार्क्स काउंट होते थे फाइनल रिजल्ट में। तो ये सारे काफ़ी डिफरेंस था। बट नाउ फ्रॉम 2018 आई गेस कि पैटर्न हैज़ बीन चेंज्ड, तो वो बिल्कुल यूपीएससी के लाइन पर ही हो गया है। तो साल 2018 से अभी हम जो है ये लागू हो जाएगा। और राइट, हिंदी शायद एडिशनली रहेगा, हिंदी तो Okay. अभी भी करना पड़ेगा अच्छे से, उसके मार्क्स शायद अभी भी काउंट होंगे उसमें, तो वो करना है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई वुड से कि जैसे आंसर राइटिंग जो है, अब यूपीएससी का कोई प्रिपरेशन करेगा तो यूपीपीएससी में भी हेल्प मिलेगा, और यूपीपीएससी का करेगा तो यूपीएससी में भी मिलेगा। सो नाउ दीज एग्जाम आर रीइंफोर्सिंग ईच अदर। तो आप यूपीपीसीएस की अगर हम बात करें, उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 लेवल हैं उसके। जी, तो प्री के लिए आपके क्या सजेशंस रहेंगे? प्री को आप किस तरह से फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही, जो हमारे नए एस्पिरेंट्स हैं अभी साल 2019 के लिए, राइट, जो भी अभी अप्लाई करेंगे, उनके लिए क्या सजेशंस रहेंगे प्री, मेंस और आपके इंटरव्यू के अलग? आपके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग वो क्या कर सकती कम समय में उसको राइट, क्वालिफाई कर जाएं? ओके, प्रीलिम्स के लिए जैसे मेरा हर बार प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया था, लेकिन होता है कि आपको कई बच्चों का नहीं हो पाता है। दैट्स बिकॉज कि वी डोंट नो व्हाट आर द टूल्स रिक्वायर्ड। कई बार होता है कि जैसे आपको कोई चीज़ बनानी है, तो उसके लिए टूल्स चाहिए, पहले ये चाहिए, उसका मटेरियल चाहिए, उसके लिए उसको मोल्ड करने के लिए कुछ चाहिए। तो प्रीलिम्स को अटेम्प्ट करने से पहले भी वी शुड नो कि वहाँ कहाँ से क्या क्या पढ़ना है। तो आई वुड से कि जैसे उसमें घटना चक्र हम रेफ़र करते हैं, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में सारे फैक्ट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। एनसीईआरटीज़ आर गुड, वेरी गुड, लेकिन वो आपका बेस तो बना देंगे, लेकिन वो क्लैरिटी और अंदर की जो डिटेल्स होती हैं, डीप डिटेल्स होती हैं, वो ऐसे नहीं आती है। तो प्रीलिम्स के लिए ऐसे होता है कि अगर आप एमसीक्यू की फॉर्म में याद करेंगे या पढ़ेंगे किसी चीज़ को, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसीलिए मैंने घटना चक्र के लिए बोला कि घटना चक्र रेफ़र करने से क्या होता है कि एमसीक्यू की फॉर्म में आप पढ़ते हैं क्वेश्चंस, आपको काफ़ी डिटेल्स एक्स्ट्रा पता चलती हैं और याद हो जाती है वो। सो दैट वाज वन थिंग फॉर प्रीलिम्स। और जो मुझे लगता है कि जो मैंने शायद पहले गलती करी थी, या जो मैंने बाद में उसको करेक्ट करने की कोशिश करी, कि प्रीलिम से पहले एक एनुअल करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन आता है। उसमें फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों टाइप की डिटेल होती है, दृष्टि का आता है। तो आई नेवर यूज टू रीड इट। हिंदी में होता था, और मेरा था कि हिंदी इंग्लिश मीडियम चेंज होता रहा है, तो हिंदी पढ़ने में केवल बड़ी दिक्कत आती थी उसको, दृष्टि वाले को।
तो मैंने उसको देन आई फाइनली, एक होता है ना कि द बेस्ट वे आउट फ्रॉम एनीथिंग इज थ्रू, तो मैंने उसको फाइनली पढ़ डाला जैसे भी करके। सो आई कंप्लीटेड दैट। तो उससे काफ़ी हेल्प हुआ प्रीलिम्स में, काफ़ी सारे क्वेश्चन सही हो जाते हैं उसमें, 30-40 मार्क्स का करंट अफेयर्स आता है तो वो सब सही हो जाता है। और बाकी प्रीवियस ईयर्स मैंने अटेम्प्ट करके देखे थे, प्रीवियस ईयर्स में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं पीसीएस में, सो दैट वर्कड अ लॉट फॉर मी। तो ये सारी चीज़ें हैं दैट आई प्रीवियस ईयर की आप बात कर रहे हो, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कितने साल बैक के पेपर्स ले सकते हैं उसमें, जो आपको लगता है कि क्वेश्चन रिपीट होते हैं, कितने साल बाद ऐसा लगता है कि पीसीएस में क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं? वैसे तो टाइम, अगर आप केवल पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप सारे ही लगा सकते हैं जो 20-25 साल के आते हैं कंपाइल होके। अदरवाइज व्हाट आई डू इज, मैं उल्टे साइड से शुरू करती हूँ। सपोज मैं 2019 में अपीयर हो रही हूँ तो मैं 18, 17, 16 ऐसे करके करूँगी और एटलीस्ट 10 साल के तो कर लूँगी। तो उससे क्या होता है, अगर आपके पास टाइम की कमी भी होती है तो रीसेंट 10 ईयर्स के तो हो ही जाते हैं, फिर बाद के आपके जब कर पाएँ आप, आपके पास जैसा टाइम है उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं।